हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के आगे के वीडियोस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे कुछ और डिजीजेस के बारे में। अब तक हम पढ़ चुके हैं मलेरिया, टाइफॉइड, फिलीरियासिस, एस्कैरियासिस जैसे इन्फेक्शंस के बारे में। अब आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे निमोनिया के ऊपर, डेंगू के ऊपर और रिंगवर्म इन्फेक्शन क्या होता है उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निमोनिया। निमोनिया कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि निमोनिया ये कौन से ऑर्गन को डैमेज करता है। जैसे हमने देखा कि मलेरिया हमारे लिवर में जाके डैमेज करता है, फिलीरियासिस हमारे सबक्यूटनस टिश्यू पे इफेक्ट करता है जिसके वजह से हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक उसी तरीके से आपका टाइफॉइड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करता है। तो आपका जो निमोनिया है, ये निमोनिया एक लंग इन्फ्लेमेशन है, मतलब ये लंग इन्फेक्शन है। ये हमारे लंग के जो एल्वियोलार सेल्स हैं, उन एल्वियोलार सेल्स को डैमेज करता है। देखो आपको यहाँ पर मैं एक फोटो दिखा रही हूँ। इस फोटो में हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल एल्वियोलाई है, मतलब ये एक हेल्दी ह्यूमन के एल्वियोलाई हैं जिनमें आपके ऑक्सीजन ट्रांसमिट होते हैं और ये एल्वियोलाई के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ फेंका जाता है और ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेकर ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन ये एल्वियोलाई काम करना कब बंद कर देते हैं, जब इनके ऊपर फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है। मतलब जब जो एल्वियोलाई ड्राई रहने चाहिए थे, उन एल्वियोलाई के ऊपर जब वाटर डिपॉजिट होने लग जाएंगे, जब पानी की परत जमने लग जाएगी, तो वो एयर फिल्टर नहीं कर पाते। और जब आपके एल्वियोलाई मतलब लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं, देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ। एल्वियोलाई के बारे में, कैसे एल्वियोलाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे ये फंक्शन होता है, मैंने डिटेल्ड वीडियो आपके चैप्टर नंबर 8 में मैंने बताया था। जो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, उसके सारे वीडियोस हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कीजिए। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आपको सारे वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये आपका ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया से आपके 2 ब्रांचेस निकलते हैं, एक लेफ्ट लंग में जाता है, एक राइट लंग में जाता है। फिर इन ब्रांचेस में से ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स में से फिर ऐसे छोटे छोटे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं अंगूर का गुच्छा, ऐसे एल्वियोलार स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो ये एल्वियोलार का जूम स्ट्रक्चर है। ये नॉर्मल एल्वियोलाई है जिनके अंदर खाली जगह है। तो ये खाली जगह में ऑक्सीजन ट्रांसमिट, ऑक्सीजन फिल्टर होता है। क्या फिल्टर होता है, इधर पे ऑक्सीजन फिल्टर होता है। लेकिन जब इन्हीं एल्वियोलाई में आपका वाटर डिपॉजिट हो जाएगा, देखो इधर पे पानी की परत बन गई है जो येलो कलर की दिखाई दे रही है, जिसको हम बलगम बोलते हैं, यानी कि कफ का लेयर। तो ये जब यहाँ पर कुछ फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है, वाटर ही जरूरी नहीं, किसी भी तरीके का फ्लूइड, फैट डिपॉजिट हो सकता है, कुछ भी डिपॉजिट हो सकता है। तो आपके एल्वियोलाई में जब फ्लूइड जमा होने लग जाता है तो ऑक्सीजन को आने जाने की जगह नहीं बचती है, जिसके वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसके वजह से आपके सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, ऑर्गन फेलियर होने लग जाता है, जिसके वजह से बॉडी पैरालिसिस में चली जाती है और जिसके वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि हमने पीछे क्या देखा। निमोनिया का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम। तो इंट्रोडक्शन में देखिए यहाँ पर हमको क्या बताया गया है। निमोनिया इज एन इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी मतलब क्या होता है, स्वेलिंग। इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग कंडीशन, जिसमें क्या स्वेल होता है, स्वेल होना मतलब सूजना। सो निमोनिया में आपका ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो है, इस कंडीशन में आपके लंग्स स्वेल हो जाते हैं, मतलब लंग्स के अंदर पानी भर जाता है जिसके वजह से लंग्स स्वेल हो जाते हैं। आई डोंट नो कितने लोगों ने हे बेबी मूवी देखा है कि नहीं देखा है। उसमें वो जो छोटी सी बच्ची रहती है जिसको अक्षय कुमार और बाकी के लोग चर्च के बाहर छोड़ के आ जाते हैं, तो रात भर पानी में भीगने के वजह से उसके लंग्स में पानी भर जाता है और जिसके वजह से उसको एकदम लास्ट स्टेज निमोनिया हो जाता है। तो निमोनिया की कंडीशन में आपके लंग्स में पानी भर जाता है, लंग्स स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। It is caused by variety of pathogens which may be viruses like influenza virus, adenovirus, para-influenza and respiratory syncytial virus और bacteria like। देखो सिर्फ बाहर से पानी भरेगा तो लंग्स में पानी जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और बहुत सारे पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं और जिसकी वजह से ये ऐसी जगह पे जाके ग्रो होने लग जाते हैं जहाँ पे इनको नहीं जाना चाहिए। तो कुछ पैथोजेंस के नाम हमको यहाँ पर क्या बताए गए हैं, कुछ स्पेसिफिक वायरसेस के नाम क्या बताए गए हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस एंड RSV रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, या कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके वजह से ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये सबसे स्पेशल बैक्टीरिया है। हमने पढ़ा था ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर के जो वीडियोस हैं उनमें हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही पढ़ा था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कौन से बैक्टीरियम के ऊपर किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से भी आपके लंग्स इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और अदर फंगल पैथोजेंस लाइक न्यूमोसाइटिस
न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी एंड न्यूमोसिस्टिस कैरिनी। देखो निमोनिया का स्पेलिंग याद रखो आप, पी साइलेंट है, निमोनिया का स्पेलिंग स्टार्ट होता है पी से, जिसमें पी आपका साइलेंट है। तो आपको यहाँ याद क्या रखना है कि सिर्फ पानी की वजह से लंग्स में स्वेलिंग होगी ऐसा नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल पैथोजन के वजह से भी आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वाटर डिपॉजिट हो सकता है। तो अब देखो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया है। निमोनिया कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय केमिकल बर्न्स और फिजिकल इंजरी टू लंग्स। समझो आपको किसी ने पंच किया, जैसे फाइटिंग करते वक्त जब लंग्स में कोई मार देता है तो उस समय भी लंग्स में स्वेलिंग हो सकती है, या आपको कोई केमिकल बर्न्स यानी कि आपने कुछ ऐसी चीज़ खा ली जिसके वजह से आपके लंग्स पूरे डैमेज हो गए, तो केमिकल रिएक्शन के वजह से, फिजिकल इंजरी के वजह से, या बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन के वजह से आपके लंग्स में स्वेलिंग हो सकती है। तो जब भी लंग इन्फेक्शन हो रहा है तो सबसे पहला उसका डायग्नोस्टिक क्या किया जाता है कि निमोनिया होने के चांसेस है। मतलब अगर लंग्स में स्वेलिंग हो रही है मतलब निमोनिया के सिम्टम्स हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अब साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में कि निमोनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले कफ प्रोड्यूसेस येलो और ग्रीनिश स्पूटम और फ्लेगम। स्पूटम या फ्लेगम मतलब क्या होता है, आपका शेम्बुड़ जो कफ होता है उसको साइंटिफिक टर्म्स में, बायोलॉजिकल टर्म्स में स्पूटम सैंपल बोलते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका टीबी का चेकअप या निमोनिया का चेकअप करने के लिए वो आपको बोलते हैं कि आप अपना कफ का सैंपल लेकर आओ। तो कफ का सैंपल यानी कि उसको बोलते हैं स्पूटम सैंपल या फ्लेगम सैंपल या बलगम भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट सिम्टम आता है हाई फीवर। हाई फीवर तो मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू में भी होता है, तो इससे इतना पता नहीं चलता है कि निमोनिया ही होगा। फिर थर्ड फीवर होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आपकी सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि हमारे लंग्स स्वेल हो रहे हैं, लंग्स के अंदर पानी भर रहा है। अब अगर लंग्स ही प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कैसे फिल्टर होगा, तो सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्पनिया। फिर नेक्स्ट होता है चेस्ट पेन ड्यूरिंग डीप ब्रेथ और कफिंग। मतलब जब आप लंबी लंबी सांस भरते हो तो आपके सीने में दर्द होता है, सांस लेते वक्त आपके सीने में दर्द होता है। सो दिस इज वन ऑफ द स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ निमोनिया। और फिर लास्ट आता है, ये तो सारी बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, बॉडी में थकान महसूस होती है यानी फैटीग, हेडेक यानी सर दुखना, वॉमिटिंग यानी उल्टी होना, जॉइंट पेन्स यानी कि पूरे बॉडी के जो जॉइंट हैं, एक एक जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स दुखने लग जाते हैं। और फिर आता है आपका मसल एक। मसल एक मतलब बॉडी की एक एक मांसपेशियां, एक एक मसल, एक एक उंगली, सब कुछ दुखता है, पूरी बॉडी ऐसे लगता है कि कोई बॉडी के ऊपर बैठा है और बॉडी को तोड़ रहा है, इतना पेन होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमको क्या बताया गया है मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, कि अगर ये निमोनिया वायरस के वजह से स्प्रेड हो रहा है, बैक्टीरिया के वजह से स्प्रेड हो रहा है या फंगस के वजह से स्प्रेड हो रहा है, तो कैसे ट्रांसमिट होता है। सो निमोनिया मोस्टली स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। तो अगर किसी एक पर्सन को निमोनिया है तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड दैट स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन, और उस इंसान को आइसोलेट करके रखो, मतलब उनको अलग रखो। okay, because it is a contagious disease, it can be spread by contact. Okay, it can also spread via droplets released by infected person or even by using shared clothes and utensils. मतलब अगर समझो किसी को निमोनिया और उसने पब्लिक में खांस दिया तो उसके मुंह से जितने वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उन वाटर ड्रॉपलेट्स से भी निमोनिया स्प्रेड हो सकता है। या समझो किसी को निमोनिया है और आपने उसी की थाली में खाना खा लिया तो आपको भी वो निमोनिया स्प्रेड हो जाएगा। इसीलिए निमोनिया के पेशेंट्स को अलग रखा जाता है ताकि उनका इन्फेक्शन आप तक ना पहुंचे, क्योंकि निमोनिया बैक्टीरिया से भी होता है, फंगस से भी होता है, वायरस से भी होता है, और ये सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। ओके, ऑल राइट, कम्युनिकेबल एजेंट्स हैं। अब नेक्स्ट हमको बताया गया है डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस मतलब क्या होता है, पहचानना कि कौन सी बीमारी है। सो डायग्नोसिस मीन्स आइडेंटिफाई करना। सो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में हमको क्या बताया गया है, कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन पैथोजन लीडिंग टू द डिजीज। मतलब क्या बोला गया हमको इधर पे कि कौन से पेशेंट के ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट करना है, ये डिपेंड करता है कि उसको कौन से पैथोजन के वजह से बीमारी हुई है। अब देखो, अगर सबको बुखार आ रही है तो मैं सबको क्रोसिन नहीं दे सकती, क्योंकि किसी की बुखार वैक्सीनेशन की वजह से भी हो सकती है। मतलब जब नया नया इंजेक्शन लगाया जाता है तो भी 2 दिन के लिए बुखार आती है। किसी की थकान की वजह से बुखार होती है, तो किसी को सच में वायरल इन्फेक्शन की वजह से बुखार आती है। तो हर एक बीमारी का अगर रीज़न अलग अलग है तो सबको हम सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन पैथोजन लीडिंग टू द डिजीज। मतलब कौन से पैथोजन की वजह से वो बीमारी हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। For bacterial pneumonia, antibiotics like benzyl penicillin
एम्पिसिलिन एंड क्लोराम्फेनिकोल आर इफेक्टिव। तो क्या बोला गया है हमको इधर पे कि बैक्टीरियल निमोनिया अगर है किसी को, मतलब अगर किसी को बैक्टीरिया के वजह से निमोनिया हुआ है तो उनको ये मेडिसिन दी जाएंगी, बेंजाइल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड क्लोराम्फेनिकोल। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव पाई गई हैं, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया है। तो आई होप आपको ये डायग्राम की मदद से काफ़ी मदद मिली होगी। तो ये था आपके निमोनिया के बारे में। यहाँ पर देखो आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, मतलब निमोनिया होने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली बात तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा पैदा होता है तो उनको कुछ समय बाद ही निमोनिया का वैक्सीनेशन दे दिया जाता है। सो वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन इन बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही निमोनिया होगा, किसी को भी निमोनिया हो सकता है। ओके, वैक्सीन अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ हेल्प ग्रेटली टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉजिंग निमोनिया। मतलब पैदा होने के 1 साल के अंदर अगर आपने ये 2 वैक्सीन ले लिया, एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तो इसकी मदद से आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिल सकती है। मतलब आपको निमोनिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आपने ये 2 वैक्सीनेशन फर्स्ट ईयर के टाइम पर ही ले ली है तो। ओके, तो अगर आपके घर में कोई बच्चा हो रहा है या आजू बाजू में किसी को बच्चा हुआ है तो याद रखो, उनको हमेशा बोलो कि बच्चे के सारे वैक्सीनेशन डोसेस कंप्लीट करना, सारे वैक्सीनेशन कोर्सेज कंप्लीट करना। कोई भी वैक्सीनेशन का कोर्स अगर आधा छोड़ दिया तो आगे जाके फ्यूचर में उसको वो बीमारी होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमको कुछ पैथोजेंस के इमेजेस बताए गए। एडिनो वायरस कैसे दिखता है, लेजियोनेला निमोफिलिया कैसे दिखता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये तो हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। और एस्परजिलस यानी कि फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, ये देखो पीछे ही हमने देखा ना कि निमोनिया फंगल इन्फेक्शंस के वजह से भी होता है। देखो इधर पे कहाँ गया, हाँ, निमोनिया फंगल पैथोजेंस के वजह से भी होता है, बैक्टीरियल पैथोजेंस के वजह से भी होता है और वायरसेस के वजह से भी होता है। तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी। तो आई होप आपको निमोनिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ, दैट इज़ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के बारे में हमको क्या बताया गया है? कॉमन कोल्ड यानी कि नॉर्मल सर्दी खांसी मौसम के वजह से जो हो जाती है। सो इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी रीजन। कॉमन कोल्ड बॉडी के कौन से ऑर्गन को डैमेज करता है? अपर रेस्पिरेटरी रीजन, यानी कि आपके गले वाला रीजन, सोर थ्रोट एंड योर ट्रैकियल पार्ट। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेजोफेरेंजाइटिस। इसको हम क्या बोलते हैं? नेजोफेरेंजाइटिस भी बोलते हैं। नेजो मतलब क्या होता है? आपके नाक बंद हो जाती है, मतलब ये इन्फेक्शन आपके नाक से लेकर आपके फेरिंग्स तक स्प्रेड होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेजोफेरेंजाइटिस। फेरिंग्स यानी कि आपके बीच का रीजन, गले का रीजन। ओके, ऑल राइट। अक्यूट वायरल राइनोफेरेंजाइटिस, अक्यूट कोराइजा और अ कोल्ड, मतलब ये अलग अलग नाम हैं। कॉमन कोल्ड के अलग अलग नाम हैं। पहला नाम है नेजोफेरेंजाइटिस, दूसरा नाम है अक्यूट वायरल राइनोफेरेंजाइटिस और तीसरा नाम है अक्यूट कोराइजा और कोल्ड। ये नाम है, अलग अलग नाम है सर्दी खांसी के। ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वायरसेस नोन एज राइनो वायरस एंड कोरोना वायरसेस। देखो कितने सालों से कोरोना वायरस के बारे में बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसका इतना बड़े लेवल पे, एपिडेमिक लेवल पे इन्फेक्शन अब फैला है। समझ में आ रही है बात? मतलब देखो म्यूटेशन हो के ये वायरस कितना ज़्यादा डेंजरस हो गया। पहले भी ये वायरस एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये वायरस का हार्मफुल नेचर इतना ज़्यादा नहीं था कि ये लोगों को मार दे। लेकिन अब ये वायरस म्यूटेशन के वजह से, म्यूटेशन मतलब सडनली इसका जेनेटिक कैरेक्टर इतना चेंज हो गया कि म्यूटेशन के वजह से ये लोगों को बहुत ज़्यादा बीमार करने लगा, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज करने लगा। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वायरस। कॉमन कोल्ड वायरसेस के वजह से होता है। कौन से वायरसेस के वजह से? राइनो वायरस एंड कोरोना वायरस। इस साल हो सकता है आपको एग्जाम में ये नाम पूछ सकते हैं कि कॉजेटिव एजेंट बताओ कॉमन कोल्ड का, तो आपको ये 2 नाम याद होने चाहिए। कॉमन कोल्ड के कॉजेटिव एजेंट कौन से हैं? इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। जब भी नॉर्मल सर्दी खांसी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है कि आपको जुकाम हुआ है, सर्दी खांसी हुई है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है। तो कौन से 2 वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं? या तो राइनो वायरस का इन्फेक्शन होगा या तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा। भगवान ना करे किसी को कोई भी वायरस का इन्फेक्शन हो। ओके, अब हम पढ़ते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की तरफ। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखो तो अपने आप हेल्दी रहोगे। पहला सिम्टम क्या है कॉमन कोल्ड का? कफ। सबसे पहले तो खांसी होती है, गला दुखने लगता है, गले में छाले हो जाते हैं, सोर थ्रोट जैसा,
रनिंग नोज, नाक बहने लग जाती है, पानी निकलने लगता है, एंड फीवर और बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट सिम्टम है नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाना। कंजेशन मतलब क्या होता है? बंद हो जाना, जाम हो जाना। सो नाक बंद हो जाती है और बहुत ज़्यादा छींक आती है। स्नीज करना मतलब छींकना, अच्छी, ओके। फिर नेक्स्ट होता है कंजंक्टिवाइटिस। बहुत सारे लोगों को जब सर्दी होती है तो उनके आईज में इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी आंखें लाल लाल हो जाती है, बोलते हैं ना आंख आ जाती है। तो बहुत बार जब सर्दी होती है तब कंजंक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। और फिर नेक्स्ट आता है मसल रैशेस। मसल रैशेस यानी कि क्या होते हैं? बॉडी में खुजली होना, कॉमन कोल्ड के वजह से खुजली होने लग जाती है। फैटीग मतलब बॉडी थक जाती है, आप एकदम थका थका अधमरा सा महसूस करते हो। हेडेक मतलब सर दुखने लगता है। शिवरिंग मतलब कांपने लगती है बॉडी। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगती है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स कॉमन कोल्ड के हैं। अब देखो यहाँ पर प्रिवेंशन के बारे में क्या बताया गया। अब मैं क्या ही बता दूं, आपको सारे के सारे प्रिवेंशन मेथड्स पता है। बीमार होने से बचना है तो अच्छा खाओ, अच्छा रहो, ओके। सो पहला प्रिवेंशन क्या बताया गया है? स्टेइंग अवे फ्रॉम पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड। सबसे पहली बात, जिसको सर्दी हुई है उससे दूर रहो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि उसको एकदम पराया कर दो, पर खुद हेल्दी रहोगे तो उसकी देखभाल कर पाओगे ना। घर में अगर समझो मम्मी बीमार हो गई है तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मम्मी को छोड़ के भाग जाओ। मम्मी का ध्यान रखने के लिए पहले खुद हेल्दी रहो। मालूम पड़ा मम्मी की देखभाल करते करते आप बीमार पड़ गए और आपकी बीमार मम्मी अब आपकी सेवा कर रही है, तो ऐसा नहीं चाहिए ना हमको क्या चाहिए कि हमारी मम्मी आराम करे और जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो मम्मी को अगर ठीक करना है तो खुद ठीक रहना पड़ेगा, और खुद ठीक रहना है तो थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, आइसोलेट होकर रहना पड़ेगा, ओके। सो सबसे पहले तो अपने आप को आइसोलेट कर लो, मतलब थोड़ा दूर रखो और फिर इंसान की सेवा करो। फिर नेक्स्ट आता है बार बार हाथ से साबुन और गर्म पानी से हाथ धोते रहो, ठीक है, वॉशिंग हैंड्स विथ सोप एंड वाटर। देन द थर्ड प्रिवेंटिंग टेक्निक इज यूज ऑफ हैंकरचिफ टू कवर द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। जब भी खांसी सर्दी आए तो हैंकरचिफ की मदद से कफ करो या स्नीज करो, ऐसे खुले में अच्छी करके मत खांसो या छींको, ठीक है। कवर योर माउथ ऑलवेज, या तो अपने एल्बो से अपने मुंह को कवर करो ऐसे करके, या तो फिर रुमाल से अपने मुंह को कवर करो, ओके। फिर नेक्स्ट आता है आपका अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ये भी आप यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी बाहर जाओ तो पहली बात तो बिना हाथ धोए कोई चीज़ खाने का नहीं, और अगर समझो किसी चीज़ को भी हाथ लगा रहे हो तो बार बार मत यूज़ करो सैनिटाइज़र। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ गंदी चीज़ को हाथ लगाई है तो सैनिटाइज़र आप यूज़ कर सकते हो। जितना हो सके उतना नेचुरल इम्यून सिस्टम मेंटेन करके रखो। टोटली वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ, खुद का भी इम्यून सिस्टम होता है कि नहीं होता है। तो ये था आपके कॉमन कोल्ड के बारे में। ये कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन कब डेंजरस बन जाए किसी को नहीं पता, तो हर बीमारी डेंजरस हो सकती है, आपको हेल्दी रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रिंगवर्म इन्फेक्शन के बारे में। तो देखो रिंगवर्म इन्फेक्शन यानी कि क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन। इसको हम बोलते हैं डर्मेटोफाइटोसिस। डर्मा यानी स्किन, डर्मा मतलब क्या होता है? स्किन। डर्मा वर्ड का मतलब होता है स्किन, एंड फाइटोसिस मीन्स इन्फेक्शन, ओके। तो रिंगवर्म में क्या होता है आपका? ये फंगल इन्फेक्शन ऑफ अ स्किन है। योर रिंगवर्म इज नथिंग बट इट इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। इट इज कॉज्ड बाय मैनी फंगल स्पीशीज। ये बहुत सारे अलग अलग फंगल स्पीशीज प्रेजेंट है नेचर में जिनके वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। सो इट इज कॉज्ड बाय मैनी फंगल स्पीशीज बिलोंगिंग टू द जेनेरा ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। जेनेरा मतलब क्या होता है? दो अलग अलग जीनस, जैसे बैक्टीरिया की स्पीशीज होती हैं, फंगस की स्पीशीज होती है, वैसे ही उनके जीनस भी होते हैं। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, किंगडम, जीनस, स्पीशीज, फाइलम, ऐसे अलग अलग आपने स्टेजेस पढ़े थे, कैटेगरीज पढ़ी थी। ठीक उसी तरीके से दो फेमस जीनस बताए गए हैं फंगस के, एक है जेनेरा ट्राइकोफाइटॉन और एक है माइक्रोस्पोरा, ओके। दीज फंगाई फीड ऑन केराटिन इन स्किन। देखो ये फंगस क्या खाते हैं, मतलब इनके वजह से हमको कैसे इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये फंगस हमारी स्किन खाते हैं। ये फंगस क्या करते हैं? हमारी स्किन में इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं। सो दे फीड ऑन केराटिन, मतलब हमारी स्किन में जो केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है, ये फंगस वो केराटिन प्रोटीन खाते हैं, ओके। सो दे फीड मतलब खाना। तो ये जो फंगस हैं, दीज फंगाई फीड ऑन केराटिन इन स्किन, हेयर एंड नेल्स। मतलब ज़्यादातर ये फंगल इन्फेक्शन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? आपके नेल्स के बीच में, पैर के नाखूनों के बीच में, पैर की जो लास्ट उंगली होती है उस लास्ट उंगली के इधर पे ज़्यादातर ये फंगल इन्फेक्शन बारिश के टाइम पे स्प्रेड होता है, क्योंकि आप पूरी बॉडी साफ कर लेते हो लेकिन लास्ट उंगली कभी नहीं साफ करते हो। अभी भी देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अपना अपना पैर का लास्ट उंगली चेक करो, देखो उधर गीला गीला होगा और गंदा स्मेल आएगा, एकदम जैसे गंदे सॉक्स का स्मेल आता है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितने बार भी अपना पैर धो, लास्ट उंगली को अच्छे से पोंछो, उसको साबुन से अच्छे से वॉश करो। और अगर किसी की उंगली बार बार सड़ती है, बार बार ख़राब होती है, तो हल्दी से उसको ठीक करो। हल्दी बहुत सारे इन्फेक्शन को ठीक करता है। और फिर भी अगर वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि फिर बॉडी में ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस है अगर इग्नोर किया आपने तो देखो रिंगवर्म इन्फेक्शन के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहला, इन्फेक्टेड स्किन शोज एनलार्ज्ड रेड रिंग कॉज्ड ड्यू टू रिंगवर्म। देखो आपके स्किन के ऊपर ऐसे बड़ा सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके वजह से आपकी बॉडी में पैचेस जैसे स्ट्रक्चर दिखने लग जाते हैं। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट में चमड़ी निकलने लगती है, ऐसे ड्राई रीजन होने लगता है, ऐसे फटा सा लगने लगता है, खुजली होने लग जाती है। ओके, स्केली लीजन्स मतलब चमड़ी निकलना, पूरी स्किन ड्राई हो जाना। दीज रेड पैचेस कॉज इंटेंस इचिंग, और इन रेड पैचेस के वजह से बहुत खुजली होती है, ऐसे लगता है जब तक खून ना निकल जाए तब तक बस खुजाते रहो, इच करते रहो। फिर नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन टू नेल्स इज टर्म्ड एज ऑन्कोमाइकोसिस। अगर आपके नाखून के अंदर ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है तो उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को हम बोलेंगे ऑन्कोमाइकोसिस। स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे डर्मेटोफाइटोसिस। अगर स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है तो डर्मेटोफाइटोसिस, और अगर नेल्स में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑनिको बोला है तो उसको हम बोलेंगे ऑनिकोमाइकोसिस। ओके, इन विच नेल्स बिकम थिक एंड डिसकलर्ड एंड डिसफिगर्ड, मतलब आपके नेल्स एकदम मोटे इतने मोटे हो जाते हैं कि नेल कटर से कटते ही नहीं है, तो एकदम पीले हो जाएंगे, एकदम मोटे हो जाएंगे और अजीब सा ही शेप हो जाएगा नेल्स का, मतलब आड़े टेढ़े कैसे भी हो जाएंगे, तो इसका मतलब नेल्स इन्फेक्टेड हो गए। और लास्ट में क्या बोला गया है, एथलीट्स फुट। देखो लास्ट में क्या बताया गया है, एथलीट्स फुट इज द फंगल इन्फेक्शन दैट यूजुअली बिगिंस बिटवीन द टोज, मतलब आपके पैर की उंगलियों के बीच में, देखो ये जैसे हाथ की उंगलियां है, ऐसे आपके पैर की उंगलियों के बीच में ये इन्फेक्शन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं एथलीट्स फुट इन्फेक्शन। यानी कि जो एथलीट्स होते हैं ना, जो दिन में 10-10 घंटा रनिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो कंटिन्यू शूज़ पहनने के वजह से उनके पैर गीले रहते हैं पसीने के वजह से, तो पैर में फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। इसीलिए इस बीमारी को नाम दिया गया है एथलीट्स फुट, क्योंकि ये पैर गीले रहने के वजह से या साफ ना रहने के वजह से ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है पैर में, ठीक है, उंगलियों के बीच में, इसीलिए बोला है बिटवीन द टोज। आगे देखो क्या बताया, ये इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होता है। रिंगवर्म स्प्रेड्स बाय शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स। किसी को अगर ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है, आप उनके कपड़े शेयर करोगे तो आपको भी हो सकता है। अगर किसी को सर में ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है, सर में भी पैचेस हो जाते हैं और खुजली होती है, तो अगर किसी के सर में ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी कंघी शेयर करने से भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है आपको, एटसेट्रा। तो किसी भी इंसान को जिसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है उससे क्लोज कॉन्टैक्ट मत रखो। सो क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन इज अनदर मोड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब आप अगर किसी भी फंगल इन्फेक्टेड इंसान के साथ रह रहे हो, सो रहे हो, कपड़े शेयर कर रहे हो, तो आपको भी वो डिजीज़ लगने के चांसेस है। फिर नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। पहचाने कैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, बहुत सिंपल है। डायग्नोसिस इज बाय फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट यूजिंग ड्रग्स लाइक निस्टैटिन, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एटसेट्रा। मतलब आपको स्किन देख के पता चल जाएगी इधर फंगल इन्फेक्शन हो गया है। पैचेस जैसे स्ट्रक्चर, खुजली होने लगती है, तो ड्राई स्किन और पैचेस स्ट्रक्चर देखकर पता चल जाता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। और वो इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए ये कुछ इजीली अवेलेबल मेडिसिन अवेलेबल होती है मार्केट में, जो आप यूज़ कर सकते हो। बहुत बार कैंडिड बी का पाउडर दिया जाता है, क्रीम दी जाती है जिससे ये इन्फेक्शन ठीक हो जाए, माइकोजेल दिया जाता है, तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं। ओके, लेकिन डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आता है रिंगवर्म को प्रिवेंट कैसे किया जाए, मतलब उसको रोका कैसे जाए फैलने से। सो सबसे पहले अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, जिसको ये इन्फेक्शन हुआ है उससे ज़्यादा चिपको मत। शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स मत करो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी मत शेयर करो। जिन चीज़ों को छुआ जाता है वो चीज़ें मत शेयर करो थोड़े दिनों के लिए। वॉशिंग क्लोथ्स इन हॉट वाटर विथ फंगीसाइडल सोप हेल्प टू डिस्ट्रॉय फंगल पैथोजन। और जिनको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उनके कपड़ों को अलग से गर्म पानी में धो, फंगीसाइडल सोप और फंगीसाइडल डिटर्जेंट यूज़ करो, यानी जिससे सारे फंगस मर जाएं। ओके, उनके लिए अलग साबुन, अलग टॉवेल, सब कुछ अलग रहना चाहिए ताकि उनका इन्फेक्शन तो ठीक हो जाए पर वो आपको भी ना फैले। सो सी, ये देखो कुछ इस तरीके से आपका फंगल इन्फेक्शन दिखाई देता है। इसको जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसा हमको, मतलब हमारी बॉडी में देखो इतना डेंजरस फंगल स्ट्रक्चर ग्रो होता है। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। ये बॉडी में स्प्रेड हो सकता है जिससे बहुत ज़्यादा डेंजरस रिस्क भी हो सकते हैं।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिजीज के बारे में, दैट इज डेंगू। डेंगू के बारे में क्या बताया गया, बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। डेंगू फीवर इज पेनफुल, डेलिबिलेटिंग, vector borne disease caused by any one of 4 closely related dengue viruses. So dengue is basically a viral infection. Dengue virus is transmitted through the bite of female Aedes mosquito. देखो मलेरिया कौन से मस्कीटो के वजह से हो रहा था, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। मलेरिया कौन से मस्कीटो के वजह से स्प्रेड होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन है, मतलब एक छोटा सा प्लाज्मोडियम रहता है, वो प्लाज्मोडियम इस मस्कीटो के पेट में जाता है और जब ये मस्कीटो किसी ह्यूमन को काटता है तो ये उस प्लाज्मोडियम को ह्यूमन के अंदर रिलीज कर देता है। लेकिन मस्कीटो का नाम क्या है, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया है। वीडियोस देखो, टेक्स्ट बुक ओपन करो, आपको पता है ऑलरेडी, आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है कि मलेरिया कौन से वेक्टर के वजह से स्प्रेड होता है। तो मलेरिया भी एक फीमेल मस्कीटो के वजह से स्प्रेड होता है और ये डेंगू भी एक फीमेल मस्कीटो के वजह से स्प्रेड होता है जिसका नाम है एडिस मस्कीटो। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था मैम फीमेल्स ही क्यों खून चूसती हैं, मेल्स मतलब मेल मच्छर, फीमेल यानी कि फीमेल मच्छर और मेल मच्छर। तो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम फीमेल मच्छर क्यों नहीं प्लांट का लीव्स का लिक्विड सक करती है, क्योंकि उनका नीड वैसा है। मतलब मेल मस्कीटोज का कैसा होता है, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, उनको इजीली जो अवेलेबल मिलेगा और जो डाइजेस्ट आसानी से होगा वो उस चीज़ के ऊपर सर्वाइव करते हैं। लेकिन फीमेल्स को स्पेसिफिकली ब्लड चाहिए, ह्यूमन ब्लड या एनिमल ब्लड चाहिए अपने सस्टेनेंस के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो इस वजह से वो एनिमल ब्लड सक करती हैं, यानी ह्यूमन्स का ब्लड सक करती हैं। ओके, तो डेंगू इज़ अ वायरल इन्फेक्शन और ये वायरस इस मस्कीटो की मदद से फैलता है, एडिस मस्कीटो की मदद से। द मस्कीटो टेक्स अप द डेंगू वायरस। ये मस्कीटो क्या करता है, समझो ऑलरेडी किसी पर्सन को डेंगू हुआ है, अब इस पर्सन के ऊपर जब ये एडिस मस्कीटो बैठेगा तो ये एडिस मस्कीटो जब दूसरे किसी ह्यूमन को काटेगा, मतलब ये फर्स्ट ह्यूमन है, और ये जब मस्कीटो दूसरे ह्यूमन के काटेगा तो ये उस टाइम पे ये वायरस यहाँ पर रिलीज कर देगा, मतलब दूसरे ह्यूमन के बॉडी में वो वायरस छोड़ देगा। So the mosquito takes up the dengue virus when it sucks blood of a person suffering from dengue। जिसको पहले से डेंगू है उसका ब्लड लिया मस्कीटो ने और फिर उसको दूसरे ह्यूमन में छोड़ दिया। इट कैनॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब ये किसी को छूने से नहीं फैलता है कि अगर समझो घर पे किसी को डेंगू हुआ है तो आप उसको अलग दो, डेंगू छूने से नहीं फैलता है। लेकिन अगर आपने ये क्या बोलते हैं, आप एक साथ सो रहे हो तो अगर उसको एक मच्छर ने काटा और उसी मच्छर ने आपको काट दिया तो डेंगू हो सकता है। तो छूने से नहीं फैलता है लेकिन मस्कीटोज की मदद से ये डिजीज ट्रांसमिट होता है। तो इस तरीके से आज हमने कौन से डिजीजेस कवर किए। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा, मैं ही भूल गई, सबसे पहले हमने क्या देखा, देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले हमने देखा निमोनिया के बारे में, वापिस आ जाओ पीछे। तो सबसे पहले हमने देखा निमोनिया के बारे में, फिर हमने देखा, लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमने देखा निमोनिया के बारे में, फिर हमने देखा क्या हो गया आज मुझे, हाँ, फिर हमने देखा कॉमन कोल्ड के बारे में, फिर हमने देखा रिंगवर्म के बारे में और लास्ट में हमने कवर किया रिंग वर्म, स्पेलिंग मत गलत लिखना बच्चा लोग, और लास्ट में हमने कवर किया डेंगू के बारे में। ठीक है, तो ये 4 डिजीजेस हमने आज के लेक्चर में कवर किए हैं। इनमें से आपको याद क्या करना है, कॉजेटिव एजेंट का नाम याद करना है और उनके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है वो याद करना है, और वेक्टर कौन सा यूज़ होता है वो याद करना है। बस, ना किसी की लाइफ साइकिल याद करनी है, कुछ याद नहीं करना है। पॉजिटिव एजेंट का नाम याद रखो, वेक्टर का नाम याद रखो, ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है वो याद रखो, और कौन से डिजीज़ में कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है। निमोनिया में क्या डैमेज होता है, लंग्स। कॉमन कोल्ड में क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी में ही एक्चुअली इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, लेकिन इसमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखा जाता है। ओके, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी लंग्स का ऊपर वाला पार्ट। रिंग वर्म में आपकी स्किन या आपके नेल्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और डेंगू में क्या होता है, डेंगू में भी आपकी पूरी बॉडी फैटीग के वजह से पूरी बॉडी डैमेज होने लगती है। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो देर किस बात की है, लाइक बटन पे क्लिक कर दो, वीडियो को फटाफट व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दो, फ्रेंड्स ग्रुप के साथ शेयर कर दो। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाते रहेंगे। मैं जैसे ही मेरा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस थोड़ा कवर होने आ जाएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। फेब्रुअरी में तो मैं डेफिनेटली
फर्स्ट वीक के एंड तक या सेकेंड वीक के स्टार्टिंग में मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पक्का चालू कर ही दूंगी। तो बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ अगर अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस देखने हैं तो। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब तक फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया, तो फटाफट शेयर करो। हम 8 फरवरी से लाइव सेशंस लेने वाले हैं आपके रिवीजन के लिए। रिवीजन करवाएंगे हम आपका बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट का। मॉर्निंग में लाइव आएंगे एक बार रात में लाइव आएंगे। और इसके पहले फोर्थ बैच है उसके बारे में भी हम इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं। मतलब जिन बच्चों को 1-to-1 सीखना है तो उनका जो सब्सक्रिप्शन पैकेज है वो हम 1 या 2 फरवरी को रिलीज करेंगे कि क्या चार्जेस है। सेम चार्जेस जैसे थर्ड बैच के चार्जेस थे वैसे ही रहेंगे। देखो लाइव में ओवरऑल रिवीजन करवाया जाएगा और जो ऑफलाइन बैच होता है, ऑफलाइन बैच में हम वर्ड टू वर्ड सिखाते हैं, सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, तो जैसा जिसको सही लगे वो अटेंड कर सकता है। बस आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे, यही मेरी एक्सपेक्टेशन है। चलिए मिलते हैं जल्दी। ध्यान रखो, बीमार नहीं होना है, तबीयत का ध्यान रखो, पढ़ते रहो और हमें सपोर्ट करते रहो। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।